हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, सेफ होंगे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। आई फील यू आर एंजॉइंग लेक्चर्स बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। आपकी तरफ से ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, शेयर आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। आई होप कि आपको पता होगा वाई दिस लेक्चर सीरीज इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अबाउट 95% मार्क्स कम्स फ्रॉम दिस एनसीईआरटी सीरीज़। तो यदि आपने इस चैप्टर के डिटेल वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर जा करके उसे देख सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 209 के क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। ये हम इन्हें एक एक करके देखने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। आप पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका सभी का आंसर, है ना। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि R इजिकल टू क्या होता है, रजिस्टिविटी L/A। तो हम क्या कह सकते हैं कि R डिपेंड करता है किस किस पर। R डिपेंड करता है रो पर, L पर, A पर और टेम्परेचर पर। अब बस इसे आप स्टेटमेंट में लिख दीजिए। क्या लिख दोगे कि व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, यस कमेंट करो, आप कमेंट करके तो लिखने से ही याद होगा। डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स एज फॉलोज। कैसे, पहला क्या है, लेंथ ऑफ द, मैं आशा करता हूं कि आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, फिर एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के काफ़ी काम आएंगे। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और थर्ड वन इज नेचर मीन्स रजिस्टिविटी, नेचर ऑफ द मटेरियल। और फोर्थ वन इज क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो कमेंट कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई होप कि आप सभी को दिख रहा होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि विल करंट फ्लो मोर ईजिली। अब यहाँ पे ईजिली थ्रू ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वाई। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे कीवर्ड लिख लेंगे सारे के सारे। मोर ईजिली, ये बोल रहा है कि करंट फ्लो इन मोर ईजिली। ईजी और हार्ड की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा होगा, रजिस्टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रजिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। और फिर थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर किसके लिए यूज़ करते हैं, एरिया के लिए। तो जरूर एरिया की बात हो रही होगी, यस एरिया की बात हो रही है। ऑफ द सेम मटेरियल किसके लिए, मटेरियल के लिए क्या यूज़ होता है, रजिस्टिविटी। यस सर, रजिस्टिविटी यूज़ होता है। तो यहाँ लिख लो रजिस्टिविटी। ये सब रफ की बात बता रहा हूँ समझने के लिए कि रजिस्टिविटी हो गया कि वैन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स की बात बोल रहा है। सेम सोर्स का मतलब हो गया बैटरी। सोर्स हमारा क्या होता है, हमेशा बैटरी। और बैटरी से बैटरी से क्या मिलता है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज की, रजिस्टिविटी की, एरिया की और रेजिस्टेंस की। अब आप क्या करोगे, अब फेयर क्या करोगे। अब फेयर काम बताता हूँ मैं आपको, फेयर कैसे करना है इसके अंदर। फेयर कैसे करना है, सबसे पहले अपन इसके अंदर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले थिक और थिन का बना लूँ। कंडक्टर बना लिया हमने, थिक वायर का बना लिया हमने। देखो क्या है, एरिया कौन सा है, एरिया क्या है, एरिया है सर ए थिक। लेंथ क्या मान लेंगे, एल ही मान लेंगे क्योंकि सेम लेंथ है। लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला तो लेंथ एरिया सेम है।
और मटेरियल कौन सा होता है, सेम मटेरियल है तो मान लो कॉपर मान लेते हैं, और रजिस्टिविटी सी रो मान ली हमने, ठीक है। फिर इसे हमने किससे जोड़ दिया, सेम सोर्स ऑफ बैटरी से जोड़ देंगे, यानी वी से बैटरी से जोड़ देंगे, ये बैटरी से हमने जोड़ दिया प्लस और ये माइनस, और ये हमने वी वोल्ट बता दिया इसका, ठीक है, वी वोल्ट ले लिया हमने, ओके। तो सेकंड डायग्राम हम बना लेंगे थिन वाले का, ऐसे सेम ही, ये थिन हो गया। ये आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाना है, और कमेंट करके आप भी आंसर लिख सकते हो, बेटर आंसर क्या आपको समझ में आ रहा है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप क्या बेटर आंसर फॉर्म कर सकते हो, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये एल हो गया, ठीक है, सेम ही है। ये वोल्टेज भी क्या है, सेम ही है। और यहाँ पर ये कॉपर मटेरियल है, इसकी भी रजिस्टिविटी क्या है सर, सेम ही है, ठीक है। ये एथिन हो गया। ये दो डायग्राम हमने बना दिए कि हमने बता दिया कि भाई हमें इतनी चीज़ें पता है, वो देख करके एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या हुआ, हमने क्या क्या लिख दिया, रजिस्टेंस पूछा, एरिया हमने बता दिया, रजिस्टिविटी हमने बता दी, सेम सोर्स ऑफ बैटरी लगा दी हमने, ये सब लगा दिया हमने, ठीक है। फिर हमने इसमें प्लस से माइनस की तरफ ये भी बता ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमें रजिस्टेंस पूछा है। हम जानते हैं कि रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर, आर बराबर होता है रो इंटू एल बाय ए। तो फ्रॉम द डायग्राम 1 और फ्रॉम द डायग्राम 2 से हम क्या बताएंगे सर, आर थिक इक्वल्स टू रो एल बाय ए, क्या है ए बी, ठीक है, बाकी सब सेम है। आर थिन रो एल बाय ए थिन, ठीक है। तो आप सभी को पता है रो और एल सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए थिक। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर आर थिन इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए थिन। यहाँ तक कह सकते हैं, यस। इसको मैं छोटा कर देता हूँ वापस, और फिर इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एरिया थिक, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ थिक का एरिया ज़्यादा होता है एरिया ऑफ थिन से। तो हमें ऊपर पता है कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए थिक, तो क्या हो जाएगा, आर थिक कम हो जाएगा, आर थिन से कम होगा, आर थिक कम होगा, रजिस्टेंस कम होगा, आर थिन से होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये रजिस्टेंस जिसका कम होता है वहाँ पर क्या होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होती है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि सर आई थिक, तो फिर आई थिक ज़्यादा होगी यही लिख देते हैं, तो और क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि सर आई थिक ज़्यादा हो जाएगी आई थिन से, बस ये आ गया हमारा आई, ठीक है। और हमसे पूछा गया था कि क्या होगा, फिर आप क्या कह सकते हो, अब स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, सो वी कैन से करंट विल फ्लो, बस जो क्वेश्चन में देख रहा है वो लिख लो, करंट विल फ्लो मोर इजीली, current will flow more easily in thick wire than thin wire। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आई थिंक आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके समझाने और आपको बताने के लिए ये ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखोगे तो फुल एग्जाम मिलेंगे, तो फुल मार्क्स आएंगे आपके पास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर कंसेप्चुअल की बात करते हैं, डायरेक्ट आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझा के ही बताने में फ़ायदा है ना, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तो एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं। लेट द रजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कॉन्स्टेंट। बोल रहा है कि रजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रिमेन कॉन्स्टेंट। तो रजिस्टेंस को क्या बोल रहा है कि वो कॉन्स्टेंट रख लो। तो हमने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करते हैं, जो देर का होता है लिखने लग जाते हैं हम, कि हमने बोला रजिस्टेंस को क्या बोल रहा है वो कांस्टेंट, तो ठीक है कांस्टेंट रखेंगे। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। वो बोल रहा है कि अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, वोल्टेज को आधा कर देते हैं, इतना आधा कर देते हैं कि पहले वाली वैल्यू से आधा कर देते हैं। तो माना कि पहले वाली वैल्यू कितनी थी, V इनिशियल थी, अब कितनी हो गई, उसको V1 से कह देते हैं कि सर वो हो गई V/2 हो गई, आधी कर दी, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है, द चेंज विल अकर इन करंट थ्रू इट। अब बोल रहा है कि पहले करंट और अब जो मिली है करंट, उनमें कितना अंतर आया है वो बताओ। तो पहले माना कि क्या थी, I थी, और अब क्या हो गई है सर, न्यू I1 हो गई है। तो न्यू क्या हो गई है, I1 हो गई है, तो I1 को निकालना है, I1 निकालनी है, ठीक है सर। अब आंसर कैसे लिखेंगे देखो, तो सबसे पहले V, I और R में इन तीनों के अंदर कॉम्बिनेशन क्या के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, हमारा ओम्स लॉ। तो लिखेंगे ओम्स लॉ के द्वारा। अब तो रट गया होगा आपको ये, तो सर V बराबर I/R होता है, ठीक है। तो पहले V बराबर I/R था, तो अब कितना हो गया, क्योंकि V क्या हो गया, V1 हो गया, I1 हो गया, और R तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, दोनों से R की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो 1 से क्या निकलेगी, 1 से निकलेगी सर V/I, और 2 से क्या निकलेगी R की वैल्यू, R इज इक्वल टू सर V1/I1, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने का तरीका होता है। अब R और R बराबर है, तो इन दोनों को बराबर पुट कर दो, I1 बराबर 2 पुट करने पर, तो V/I बराबर V1/I1, ठीक है। छोटा कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि V1 की वैल्यू क्या है। V1 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, V/2, तो सर V/2 I1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या V और V कट जाएगा, और हमें क्या निकालना है, I1 की वैल्यू। तो क्या I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, यस सर I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 इज इक्वल टू I/2, दैट्स आंसर। ये अपना क्या हो गया आंसर, और इसको स्टेटमेंट में लिख दोगे। इसके स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे, इसके स्टेटमेंट में लिख दोगे कि है 10, मतलब ये स्टेटमेंट क्या लिख दोगे कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस हाफ करने पर, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी करंट है वो भी क्या हो जाती है, तो वो करंट भी हमारी क्या हो जाती है सर, हाफ हो जाती है, ऐसे लिख लेना, है ना। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है वो। इसमें कह रहा है कि वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारे को, टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है। बोल रहा है कि ये कोयल जो है वो अलॉय से क्यों बनाई जाती है जबकि प्योर मेटल से नहीं। तो एक बात बताओ कि टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ हम किस लिए करते हैं सर, हमें हीट लेनी होती है, ताकि कोई चीज़ टोस्ट कर सके या कपड़ों को प्रेस कर सके, उसके हीट की ज़रूरत होती है। यस सर, हीट की ज़रूरत हो गई। अब हीट क्या होता है सर, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, याद करो, कमेंट करके बताओ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कौन से लॉ से आता है, कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके बताओ कि सर ये आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो हमें किसकी ज़रूरत हो जाएगी सर, हमें उसकी ज़रूरत हो जाएगी जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। हाई रेजिस्टेंस होगा तो हीट ज़्यादा होगी, तो हमें हीट चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हाई करना है हमारे को, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन
रजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन रजिस्टिविटी आल्सो। और रजिस्टिविटी क्या होती है सर? रो। और रो, अब रो किस पर डिपेंड करती है कि सर रो डिपेंड करती है मटेरियल पर। अब मटेरियल कौन सा सर? मेटल भी हो सकता है, वो सर अलॉय भी हो सकता है, और वो सर इंसुलेटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इंसुलेटर तो लेंगे नहीं, क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं जाती, नहीं प्रवाहित होने देता अपने में से, तो हीट तो जनरेट होने का नाम ही नहीं लेती, तो ये तो लेंगे नहीं। अब बात चलती है मेटल और अलॉय में से। तो हमें पता है कि मेटल की रजिस्टिविटी कम होती है, रो कम होती है, जबकि अलॉय की रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो हमें तो ज़्यादा ही लेना है ना, इसलिए हम अलॉय का चूज़ करते हैं कि रजिस्टिविटी ज़्यादा तो रजिस्टेंस ज़्यादा, और रजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा। यहाँ तक आ गई बात समझ में? ठीक है सर, यहाँ तक आ गई। दूसरी बात सुनो मेरी, दूसरी बात यह है कि हीट तो करना है हमारे को, हीट के साथ साथ फिर हमें ये भी देखना है कि जो मटेरियल लिया है, जो मेटल लिया है हमने, जो भी कोई मटेरियल हमने चूज़ किया है, वो इतनी हीट में पिघल ना जाए, हमें ये भी देखना है। तो हम जब मेटल को चूज़ करने जाते हैं तो पिघल ना जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा मेटल लेंगे सर उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। क्या? साथ साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, ताकि वो पिघले ना। पता चला कि ऐसा ले लिया कि वो पिघल ही गया, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। और आपको पता है हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल, तो आपको पता है कि मेटल या फिर अलॉय, दो चीज़ हो गई। अब तो अब आपको पता है कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ये नहीं लेंगे, इसलिए हम अलॉय को चूज़ करेंगे। अब हमारे को दो चीज़ें मिल गई। क्या मिल गई? इसको छोटा करके मैं लिख देता हूँ। बस अब आपको क्या, मैंने समझा दिया आपको कि किस तरीके से हुआ। अब आपको क्या लिखनी है? दो चीज़ें मिल गई कि सर बहुत रजिस्टिविटी या रजिस्टेंस, बहुत रजिस्टेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय is much higher than the pure material, so it's produce more heat than pure metal. So we mostly use coils of टोस्टर इज अलॉय। अपने हिसाब से लिख लेना है ना, तो ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको लग गया पता क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में भी है, ये टेबल के साथ में है। तो इसमें हमें टेबल देके पूछ रहा है वाई अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज ए बेटर कंडक्टर, यानी कि आयरन और मर्क्यूरी में से बेटर कंडक्टर कौन है, ये हमें दे रखी है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे याद नहीं करना है, ये हमें एग्जाम में भी दे रखी होगी। तो बस इसमें अंदाज़ा लगा के बताना है कि कैसे बताना है कि आयरन और मर्क्यूरी में से मर्क्यूरी की दे रखी इतनी, आयरन की, और ये दे रखी रजिस्टिविटी में बताना है कि क्या होगा। अब देखो कि कंडक्टर कैसे पता लगाएंगे, कंडक्टर और रजिस्टिविटी में क्या संबंध है। तो देखो कंडक्टिविटी, आपको पता है कि कौन बेटर कंडक्टर होता है, सर बेटर कंडक्टर वो होता है जिसमें से मोर करंट प्रवाहित होती है, मोर करंट फ्लो, मतलब कि आई मोर हो। ठीक है, और मोर करंट फ्लो का मतलब लेस क्या होना चाहिए, रजिस्टेंस होना चाहिए।
और अभी पॉज करो और बताओ मेरे को लेस रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि लेस क्या होना चाहिए, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो लेस रेजिस्टेंस मतलब लेस रजिस्टिविटी, यानी कि रो। तो हम यहाँ से क्या हम यहाँ से संबंध, यहाँ से हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, यहाँ से हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि सर 10 कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रो ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखो अब बता दो, यहाँ तक हो गया। अब बता दो तुम कि आयरन की किसकी ज़्यादा है। सर मर्क्यूरी की ज़्यादा है, तो रो ऑफ मर्क्यूरी ज़्यादा है रो ऑफ आयरन से। अब रिलेशन क्या कहता है कि कंडक्टिविटी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं ना कि मर्क्यूरी कम कंडक्टर है इन कंपैरिजन टू आयरन। तो लिख दो सो वी कैन से आयरन इज ए बेटर कंडक्टर। यस, बेटर कंडक्टर लिखना है, मैं बोल के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। बेटर कंडक्टर देन मर्क्यूरी। मैं भी छोड़ सकता हूँ आपकी तरह, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो, मैं याद करा के मानूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। अब सेकंड वाला देख लो जल्दी सी। ओके, समझाने में और थोड़ा जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती। अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है वो देखो। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अब आपको पता है कि हमने ये देख लिया था कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, यानी कि जिसकी सबसे कम होगी वो बेस्ट होगा। बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट। इस पूरी जो टेबल है उसमें सबसे बेस्ट कौन है, जिसकी सबसे कम रो होगी, सबसे कम यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा ना आपको, जिसकी सबसे कम क्या होगी, रजिस्टिविटी होगी। सबसे कम रजिस्टिविटी क्या है, सबसे कम रजिस्टिविटी देख लो इसमें सबसे कम किसकी है, इसकी है। इसकी किसकी, सिल्वर की है। सिल्वर की सबसे कम है, तो क्या है सिल्वर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि सिल्वर क्या है। तो इस सारणी देखा तो सिल्वर इज, क्योंकि क्या कह सकते हैं हम कि सबसे कम है, इस कारण क्या कह सकते हैं कि सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर। इसका आंसर हो गया सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। बस यही हो गया सेकंड का आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो अपनी फैमिली को बड़ा करने के लिए और इस चैनल को ऑक्सीजन देने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सब्सक्राइब भी करना मत भूला करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अपने एनसीईआरटी सीरीज़ पेज बाय पेज का लेक्चर नंबर 4 भी देखेंगे, और कुछ नहीं है इसमें, 2 ही क्वेश्चन हैं 1 और 2, केवल पेज नंबर 213 पे। तो मैं इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, गुड नाइट।